लोगों में गम भी है और लोगों का हम्म। इरादा भी बहुत मजबूत। ईरान ने जो ये जीत हासिल की है, ये सिर्फ ईरान की जीत नहीं है, ये दुनिया की तमाम पीड़ित पीड़ित देशों की और कौमों की, हर जगह जहां भी मजलूम है उनकी जीत है। जंग में अमेरिका को हरा कर ये समझ में आ गया कि कम से कम जंग के मामले में तो ये कमजोर मुल्क नहीं है, अमेरिका को हरा सकता है। अमेरिका इसराइल को धूल चटाने के बाद ये वाजे हो गया है कि सबसे पावरफुल ताकत यही इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, जिसका सेंटर यहाँ तेहरान। लेकिन अभी इसकी ताकतों का बहुत कम अंदाजा और हकीकत दुनिया के सामने बहुत कम आई है, और ये एक बड़ी वजह है कि अमेरिका और जो दूसरी ताकतें हैं क्यों इसकी कमर तोड़ना चाहते हैं, क्यों उनके लिए कभी बर्दाश्त नहीं हो सका कि 1979 में जो यहाँ पर आजादी के एक नजरिए को लेकर, करबला और इस्लाम की आइडियोलॉजी को लेकर जो यह क्रांति आई है, जो आज तक आगे बढ़ रही है, जो कोशिश करते हैं वो बैकफायर करती है और उनको मुंह की खानी पड़ती है, धूल चाटनी पड़ती है, और ईरान की क्रांति बढ़ती जा रही है। और अब ऐसे बड़ी बड़ी पावरफुल ताकतें हैं जो ईरान के साथ मिलकर ये इज्जत और आजादी का मिशन लेकर चल रही है। लेकिन इस जंग में साबित हो गया कि वो अपने आप को नहीं बचा सकते, इन दरबारों को, सुल्तानों को क्या बचाएंगे। तो ये सुल्तान और दरबार कशमकश की हालत में, यहाँ की बच्चे बच्चे के लिए वो एकदम उसका पर्सनल इशू है कि फिलिस्तीन को पूरा का पूरा आजाद होना है, फ्रॉम द रिवर टू द सी। और इस जंग के बाद ईरान में हर बच्चा पहले के मुकाबले में इस बात को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि अब वो दिन दूर नहीं है, और ये जंग आगे बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि फिलिस्तीन पूरी तरह से आजाद होता है। इसमें 6 महीने लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन ये काम होकर ही रहेगा। ये ईरान में कंसेंसस है, यानी इस पर कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं है, ना पॉलिटिकल सहमति है। क्लास में और ना पब्लिक। तो ये सिलसिला आगे बढ़े, अमेरिका की जंजीरों से इंडिया को निकलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ प्रोफेसर अकीफ जैदी हैं, जो इस समय हमारे साथ तेहरान से जुड़े हुए हैं, ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां जो खामनेई हैं उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा और गमजदा माहौल भी है, लेकिन ईरान में जीत का जश्न भी है। अकीफ जैदी साहब भारत से हैं और वहाँ एकेडमिया में हैं, प्रोफेसर हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए अपना। और कहा जा रहा है कि 2 करोड़ जो लोग हैं वो आ रहे हैं, इसमें शरीक हो रहे हैं, और 100 देशों के नेता भी वहां पहुंचे हैं। तो क्या गम का भी माहौल है और जीत की भी खुशी है ईरान के लोगों को? जी हाँ, यहाँ पर जो जनता में जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लोगों में गम भी है और लोगों का हम्म। इरादा भी बहुत मजबूत है। गम इसलिए है क्योंकि उनको उनको लगता है, उनका ये मानना है कि वो जैसे यतीम हो गए हैं, उनके बाप को दुनिया के सबसे बड़े हम्म। बदमाश ने शहीद कर दिया है। इसकी वजह से गम, जिस राह को वो लेकर चले थे, जिस मिशन को वो लेकर चले थे, उसी मिशन को आगे बढ़ाने का भी इरादा मजबूत मुझे नजर आता है। जैसे हम और आपका दोनों का ताल्लुक भारत से है, हमारी जो आजादी की तहरीक थी उसमें एक नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। उनसे एक शेर है, बहुत मशहूर शेर है, मैं वही अगर सुना दूं तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो समझ में आ जाएगी। छोटा सा शेर है, भारत में बहुत मशहूर भी है, कि जिसमें वो कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, यानी इमाम हुसैन का खत्म होना दर हकीकत यजीद का मरना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम यानी कि वो मूवमेंट जो जस्टिस फैलाने के लिए, इंसाफ फैलाने के लिए वो मूवमेंट है, उसको एक नई जिंदगी मिलती है हर बार ऐसी कुर्बानी दी जाती है। और यहाँ पर लोगों को ऐसे ही महसूस हो रहा है, इसीलिए गम के साथ साथ एक बहुत मजबूत इरादा भी यहाँ लोगों में देखने को मिलता है। जैदी साहब, क्या आप तो एकेडमिया में भी हैं, कहा जा रहा है कि वहां 74% महिलाएं साइंटिस्ट हैं, जबकि दुनिया भर में एक खबर फैलाई गई इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोगों ने कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके राइट्स नहीं है। देखिए शंभू जी, यहाँ के बारे में बहुत झूठ है, बहुत झूठ फैलाया गया है, और इस जंग के बाद से एक एक करके ये झूठ पर से नकाब करता जा रहा है। जो महिलाओं के ताल्लुक से आपने जो बताया ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर साइंस में, मेडिसिन में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का बड़ा किरदार नजर आता है। यहाँ तक कि मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पास जो बड़ी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ उसमें जो खास तौर पर जो स्टेम की फील्ड है, जो जिन ज्यादा डिमांड में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये जो फील्ड्स हैं, पास बड़ी यूनिवर्सिटियों में आरक्षण दिया गया है पुरुषों को।
क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम पुरुषों को आरक्षण नहीं देंगे तो उसमें इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं आ जाती हैं कि आगे फिर जाके उस फील्ड में दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बैलेंस बरकरार रखने के लिए वहां पर बाकायदा पुरुषों के लिए आरक्षण। तो 99% लिटरेसी है, ये बात सच है वहां? जी बिल्कुल, ये बात सच है। यहाँ पर 99% लिटरेसी पाई जाती है, चाहे पुरुषों में चाहे महिलाओं में। ये प्रोपेगेंडा ने इसको बताया कि ये कमजोर मुल्क है। जंग में अमेरिका को हरा कर ये समझ में आ गया कि कम से कम जंग के मामले में तो ये कमजोर मुल्क नहीं है, अमेरिका को हरा सकता है। लेकिन अभी इसकी ताकतों का बहुत कम अंदाजा और हकीकत दुनिया के सामने बहुत कम आई है, जिसमें इसकी जो ये कल्चरल ताकत, इसकी जो एकेडमिक ताकतें हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते खुलकर सामने आती जा रही है। और ईरान के पास कहा जाता है कि दुनिया का 40% तेल और गैस अकेले ईरान के पास है, और उसने जी अपने नेचर को भी प्रिजर्व रखा है, बचा के रखा है। पहाड़ है, देखिए, जंगल है, मतलब नेचर भी उन्होंने जी बचाया है और जी बिल्कुल। डेवलपमेंट भी किया है, विज्ञान को भी अपनाया है। जी देखिए, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ ये ज़ाहिर सी बात है कि ईरान में ऐसा कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आप पॉजिटिव बातें कह रही हैं वो भी पाई जाती है। ईरान में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल नहीं है, ईरान में कहा जाता है तीसरे नंबर पर है तेल के हिसाब से। सबसे ज्यादा संख्या में तेल, मिकदार में तेल कहते हैं पाया जाता है वेनेजुएला में, जिसको आपके दर्शक जानते हैं किस तरह से अमेरिका ने नहीं, बदमाशी मैं करके मैं अपने एशिया कब्जे में की बात कर रहा था, खाड़ी देशों की बात किया। कर रहा था। लेकिन तेल और गैस मिलाकर, अगर तेल और गैस मिलाकर ये दोनों जो एनर्जी के रिसोर्सेज मिलाकर देखें तो दुनिया में नंबर वन पोजीशन पर ईरान है इस एतबार से। और उसके और उसको वो अब दुनिया में, सिर्फ एशिया में नहीं, दुनिया में नंबर वन पोजीशन पर है तेल। और ये एक बड़ी वजह है कि अमेरिका और जो दूसरी ताकतें हैं क्यों इसकी कमर तोड़ना चाहते हैं, क्यों उनके लिए कभी बर्दाश्त नहीं हो सका कि 1979 में जो यहाँ पर एक आजादी के एक नजरिए को लेकर, करबला और इस्लाम की आइडियोलॉजी को लेकर तो यह क्रांति आई जो आज तक आगे बढ़ रही है, क्यों उनके लिए गली गले में उनकी एक हड्डी की तरह फंसी हुई है। और हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं इसको खत्म करने के लिए। लेकिन वो जो जो कोशिशें करते हैं शंभू जी, आपके दर्शक भी अब देख रहे हैं, जो कोशिश करते हैं वो बैकफायर करती है और उनको मुंह की खानी पड़ती है, धूल चाटनी पड़ती है। और ईरान की क्रांति बढ़ती जा रही है। और अब तो सिर्फ ईरान नहीं, अब तो इस पूरे क्षेत्र में जो रेजिस्टेंस एक्सिस के नाम से है, कई सारे दूसरे देशों में पूरे पूरे देश या तो जुड़ गए हैं, जैसे हम यमन में देखते हैं, या हर मुख्तलिफ देशों में ऐसे बड़ी बड़ी पावरफुल ताकतें हैं जो ईरान के साथ मिलकर ये इज्जत और आजादी का मिशन लेकर चल रही है। वेस्ट एशिया में ये इस वक्त सबसे पावरफुल फोर्स है। पहले इस जंग से पहले शायद मेरी बात मानने में, स्वीकार करने में दर्शकों को मुश्किल होती, लेकिन अमेरिका इसराइल को धूल चटाने के बाद ये वाजे हो गया है कि सबसे पावरफुल ताकत इस रीजन में तो कम से कम यही इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, जिसका सेंटर यहाँ तेहरान। आप कितने साल से ईरान में पढ़ा रहे हैं सर, जी, जैदी साहब? मैं काफी सालों से ईरान में रहता हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन मैं 19 साल से ईरान में रह रहा हूँ और मुसलसल मेरा भारत भी आना जाना रहता है। तो काफी नजदीक से मैंने ईरान को देखा है, ये काफी गहराई ये से। जो खाड़ी देशों को जो ईरान का डर दिखाया जाता था, खासकर ओमान को, बहरीन को, आपको जॉर्डन, वो गैप खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि हमें एक इस्लामिक देश बनाने की जरूरत है नेटो की तरह। और तो ये वो गैप अब खत्म हुआ है, क्योंकि अमेरिका पेट्रो डॉलर कारोबार उसी से चलता था उसका, और खाड़ी देशों को वहां सैनिक अड्डे थे उसके, और वो ईरान का डर दिखाता था। यहाँ तक कि तुर्की भी बहुत बार इराक से हमला भी करवाया गया। इराक के बाद में जब इराक के उसी राष्ट्रपति को, सद्दाम हुसैन को, बाद में अमेरिका ने मार भी दिया। वो भी एक प्रोपेगेंडा था कि उनके पास जैविक हथियार था। तो ये जो ईरान और खाड़ी देशों, बाकी रेस्ट जो खाड़ी देश हैं, जॉर्डन, सीरिया, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, इनके बीच जो गैप था इस युद्ध के बाद, क्योंकि अब ईरान एक सुपर पावर है, तो वो गैप खत्म हुआ है और खाड़ी देशों को लगा है कि अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो फासला ये बास खाड़ी के देश, वो भी तमाम खाड़ी के देश के साथ तौर पर, खाड़ी के देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या का देश जो है वो इराक है, अरब कंट्री है और सबसे ज्यादा जनसंख्या उसकी है। बाकी तमाम अरब जो खाड़ी के देश है उनकी जनसंख्या मिला भी लेंगे तो इराक से कम है। इराक तो हमेशा से ईरान के ही साथ है।
सकता। लेकिन हाँ, दूसरे जो छोटी छोटी जनसंख्या वाले देश हैं, जैसे यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है और सऊदी अरब, इनकी एक मुश्किल थी ईरान के साथ, अभी भी खत्म नहीं, लेकिन कम हो गई। मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, इन देशों में जो जनता है, उसको ईरान से कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल किसको थी? उनके दरबारों को। हुक्मरानों क्यों? को। क्योंकि ईरान जो पैगाम लेकर आगे बढ़ता है, ईरान कहता है कि इज्जत से दुश्मन की आंख में आंख डाल के जिंदगी गुजारो। ये पैगाम जनता तो बहुत पसंद करती है, लेकिन अगर इस पैगाम को फैलने दिया इन खाड़ी के देशों में, तो जाहिर सी बात है जो दरबार गुलामी कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल की, उनके लिए तो बड़ी संकट बन जाएगी। ये इस नजरिए की वजह से इस जिंदगी बर्दाश्त नहीं। ये तो कानों को थी ईरान के साथ, आम जनता को कभी नहीं थी। अब जो है ये दरबार और दरजादी का जो दृष्टिकोण है, इससे तुम्हारी गद्दी को, सत्ता को बचाएंगे। तुम हमको अरबों खरबों डॉलर दो, हमारे यहाँ अपने देश में मिलिट्री बेस हमें बना कर दो, हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन इस जंग में साबित हो गया कि वो अपने आप को नहीं बचा सकते, इन दरबारों को, सुल्तानों को क्या बचाएंगे। तो ये सुल्तान और दरबार कशमकश की हालत में, और पहले के मुकाबले में ईरान से उनका फासला कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं सुधरे। दो और छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो कि अब ईरान क्या फिलिस्तीन की आजादी का जो सपना था खामनेई का, कि हमें एक मुकम्मल फिलिस्तीन आजाद चाहिए, क्या वो उसके लिए कोशिश करेंगे? और दूसरा सवाल, भारत से हमेशा शानदार ताल्लुकात रहे हैं, एक और खामनेई थे वहां जिनका भारत से रिश्ता था, और चाबहार बंदरगाह भी था। तो क्या वो रिश्ते फिर से बहाल होंगे? क्योंकि 7 साल पहले तक हम ईरान से तेल लेते थे, और ईरान हमसे बासमती चावल और जो है बिहार का एक मखान होता है वो लेते थे हमसे। क्या वो रिश्तों में जो फिर से मिठास लौट सकती है? जी हाँ, आपने पहला जो आपका सवाल फिलिस्तीन के ताल्लुक से है, तो फिलिस्तीन का जो इशू है वो ईरान में बहुत एक पूरा एक नेशनल इशू की तरह है। तो ईरान एक तरह से आप देखें तो ये सारी जो जंग है, ये मुकाबला है, और जो कीमतें अदा कर रहा है ईरान, चाहे वो सैंक्शंस की शक्ल में वगैरह, तो दरअसल वही फिलिस्तीन की आजादी के लिए ही। तो यहाँ की बच्चे बच्चे के लिए वो एकदम उसका पर्सनल इशू है कि फिलिस्तीन को पूरा का पूरा आजाद होना है, फ्रॉम द रिवर टू द सी। और इस जंग के बाद ईरान में हर बच्चा पहले के मुकाबले में इस बात को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि अब वो दिन दूर नहीं है, और ये जंग आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि फिलिस्तीन पूरी तरह से आजाद होता है। उसमें 6 महीने लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन ये काम होकर ही रहेगा। ये ईरान में कंसेंसस है, यानी इस पर कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं है, ना पॉलिटिकल सहमति है। क्लास में और ना पब्लिक। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। जहां तक भारत की बात है, तो भारत के सिलसिले में ईरान के जो पब्लिक है, अगर आप पब्लिक की निगाह से देखें, तो पब्लिक के मन में भारत को लेकर, इंडिया को लेकर काफी मोहब्बत और पॉजिटिव ख्यालात पाए जाते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस है। पुरानी एक से एक तारीखी एक रिश्ता रहा है तमद्दुन का और तहजीब और संस्कृति वगैरह का। और फिर अभी भी लोगों के जहन में गांधी जी, नेहरू जी, इस टाइप की बातें अभी भी हैं, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा देश है, पब्लिक है। लेकिन जो यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट सर्कल्स हैं, वहां पर एक चेंज आ गया है शंभू। इंडिया ने क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के मामले में अमेरिका और इसराइल का दामन थामा है और उनको सपोर्ट किया है। इस जंग में के शुरू होने से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इसराइल में थे, और उस टाइप के बयान अजीबोगरीब दिए उन्हीं ने, जो आपके दर्शकों ने भी देखे। जंग के बाद भी शोक का पैगाम नहीं दिया गया सही मानों में, और बहुत सारी और चीजें। तो इंटेलेक्चुअल सर्कल में, एकेडमिक सर्कल्स में और गवर्नमेंट सर्कल्स में ये समझ में आ गया है कि इंडिया पहले जितना आजाद नहीं। तो यहाँ पर एक हमदर्दी और सहानुभूति डेवलप हुई है कि अमेरिका की जंजीरों से इंडिया को निकलना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल काम है। और उसमें जो भी ईरान मदद कर सकता है इंडिया की, ईरान करने को तैयार है, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया को पहल लेकिन करनी देखिए, पड़ेगी। आप देखेंगे कि 28 फरवरी से पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ, दुनिया भर के देश थे जो अमेरिका की फिजूल की बातें मानने के लिए मजबूर होते थे। पूरा यूरोप था, एशिया के भी देश थे, खाड़ी देश थे। अब सबकी अमेरिका की सारी पकड़ ढीली हो गई, तो सिर्फ भारत को ब्लेम करना कि वही अमेरिका के दबाव में था, ऐसा नहीं था। दुनिया भर के मुल्क थे, लोगों को, मैं तो बाकायदा ये बोलता था कि बिल्ली के गले में घंटी ईरान ने बांधा है।
और अब दुनिया भर के देशों को आसानी होगी, क्योंकि भारत के साथ भी अमेरिका ने यही किया, ट्रेड डील करने के लिए मजबूर कर रहा है, हमारे लोगों को हथकड़ी लाकर भेजा। साथ में उसने ऑपरेशन सिंदूर पर कई सारे गलत बयानबाजी की, और भारत के 1 लाख जो एनआरआई है हमारे, उनको कह रहा है कि इन सबको भेजेंगे वापस। तो पूरी दुनिया पर जो अमेरिका की पकड़ थी वो ढीली हो रही है। तो हो सकता है भारत की विदेश नीति हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम खाड़ी के सबसे ये करीबी आपकी बात दोस्तों में सही है। रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि ईरान ने वो काम किया है कि दूसरों के लिए रास्ता उसने आसान कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर देश ने इससे उस वो तो तरह से यूरोप फायदा नहीं यूरोप उठाया है। हम लोग मुंतजिर ग्रीनलैंड के बारे भारतीय में कहता नागरिक। था कि हम कब्जा करेंगे, क्यूबा पर कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। मतलब एक एक ऐसा लगता था जैसे मध्ययुगीन अमेरिका, मतलब मध्ययुग में हम चले गए। ट्रम्प एक इस तरह का बिहेव था कि किसी पर कब्जा कर लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का कई बार उसने अपमान किया। जी बिल्कुल। तो यकीनन ईरान ने जो ये जीत हासिल की है, ये सिर्फ ईरान की जीत नहीं है, ये दुनिया की तमाम पीड़ित पीड़ित देशों की और कौमों की, हर जगह जहां भी मजलूम है उनकी जीत है, क्योंकि उनको एक रास्ता दिखाता है, एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल और एक आइडिया देता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर कंट्री को ये आइडिया यूज करना पड़ेगा। मैं एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से मैं बहुत मेरी दुआ है और मैं मुंतजिर हूँ कि इंडिया के अंदर भी वो चेंजेस आए। लेकिन अभी तक मैं आपको फ्रेंकली अगर बताऊं, तो मुझे अपनी जो इंडिया की जो मौजूदा एलीट क्लास है, मुझमें मुझे अभी उनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी फ्रेंकली नजर नहीं आती कि वो जल्दी इस चेंज को एक्सेप्ट करके अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो इसलिए मैं मुंतजिर हूँ, मुझे उम्मीद है। अकीब साहब, एक लेकिन लास्ट सवाल, एक लास्ट तंजीरें सवाल बहुत हम लोग को, बहुत एक मजबूत लास्ट हैं। हम लोग को एक खबर मिली थी कि ईरान सरकार ने कहा था कि भारत के लोगों ने इस युद्ध के दौरान हमारे प्रति बहुत सिंपैथी दिखाई है, तो हमारे तरफ से कभी तेल और गैस की किल्लत नहीं होगी। और अरागची भारत आए, उन्होंने भी ये बात कहा कि हम तो भारत को तेल और गैस देने के लिए तैयार है, वो हमसे ले तो सही। तो ईरान के लोगों का हमारे लिए मतलब ठीक ठाक मतलब रिस्पॉन्स है, और उम्मीद है कि हुर्मुज से कम भारतीय शिप को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे भी ये उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे आपके दर्शक भी जानते हैं शंभू जी, कि इंडिया के अंदर तेल गैस की जो शॉर्टेज है, उसका एक हिस्सा जो है हॉर्मोज से कनेक्टेड है। एक हिस्सा ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे उद्योगपति ताकतें हैं कि जो तेल आता है उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर देती हैं, और भारत के अंदर जो तेल पहुंचना चाहिए वो पता चलता है कि रशिया पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया, और भारी मिकदार में जो है वो प्रॉफिट कुछ प्राइवेट कंपनीज कमा रही हैं। ये मुश्किल जब तक सॉल्व नहीं अच्छा, होगी एक बड़ी क्यूरियोसिटी है तब तक मुझे वो मुझे एक फंडामेंटल पर्सनल, इश्यूज नहीं। क्योंकि आप ईरान में रहते हैं, मेरी एक पर्सनल क्यूरियोसिटी है, सचमुच ईरान में तेल और गैस की कितनी कीमत है? ईरान में आप लोग को पेट्रोल और डीजल कितने में मिलता है? अरे आपको इतना यकीन नहीं होगा कि ईरान में पेट्रोल और डीजल कितने का मिलता है। तो आपके जो कहा जाता है ना कि कुछ देश ऐसे हैं कि जहां पर पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है, तो ईरान उन देशों में से, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। मैं कीमत बोलूंगा तो आप और आपके दर्शकों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये मामला एशिया का भी है, और ईरान की कोशिश है कि एशिया में जो खनिज संपदा है, खासकर खाड़ी देशों में तेल गैस है, उसका फायदा यूरोप ने बहुत उठाया है, लैटिन अमेरिका ने बहुत उठाया है। अब एशिया के देशों को मिलना चाहिए, और यहाँ जो है वो खुशहाली आनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जयदी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दावत देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।